नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। गाथा क्रमांक 2, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। जीव चरित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित हो तो उसे स्वसमय कहते हैं, और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हो तो उसे पर समय कहते हैं। स्वसमय और पर समय का सरल अर्थ क्या होगा? स्वसमय यानी कौन? हाँ, जो सम्यक दृष्टि है उसे ही कहते हैं स्वसमय, और जो मिथ्या दृष्टि है वो क्या कहलाता है? पर समय। क्योंकि समय नाम किसका है? समय नाम यहां पर जीव का है, आत्मा का है। एक समय का अर्थ 6 द्रव्य भी होता है, लेकिन आचार्य ने समय का अर्थ अभी वो नहीं किया है। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय को पंचास्तिकाय और प्रवचन सार में समझाकर आ चुके हैं। यहां पर तो उन्हें सिर्फ समय सार को बताना है ना। फिर हमने उस दिन ये देखा था कि समय संस्कृत में हर एक शब्द जो बनता है उसकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति होती है। व्युत्पत्ति मतलब वो कैसे बना और उससे क्या अर्थ निकलते हैं, तो इसे ही बोलते हैं व्युत्पत्ति और निरुक्ति। तो समय शब्द कैसे बना है? सम और अय, है ना, इससे ही बना ना। तो सम मतलब क्या होता है? एक साथ। ये हमने देखा ना, जैसे बहुत सारे शब्द बनते हैं समान, तो ये समान शब्द माना मतलब क्या है? जो साथ में आए, है ना, तो वो बोलते हैं समान। तो दो लोग जैसे समान हैं, तो जो साथ में आए, सम आन, है ना, तो इसलिए वो बन गया क्या? समान। तो सम शब्द जो है वो क्या है? किस चीज को दर्शाता है? एक साथ। और अय मतलब जो होता है, अय शब्द जो है वो गतौ, जाने, गच्छति जो धातु होती है ना, गच्छति, गमनार्थक जो धातुएं होती हैं उसके लिए अय शब्द का प्रयोग होता है। तो सम अय मतलब समान रूप से जो गच्छति, गमन करे। अब ऐसा नियम है एक संस्कृत का कि जितने भी गम धातुएं हैं वो जानने और जाने दोनों के अर्थ में आती हैं। जानने की भी और जान। जैसे अपन बोलते हैं गमन, तो गमन मतलब क्या हुआ? चला गया। और हम बोलते हैं अधिगम, अधिगम मतलब क्या हुआ? जान लिया। तो अब गम शब्द तो दोनों में ही है, गमन में भी है और अधिगम में भी। जैसे आगम, तो आगम मतलब क्या होता है? जानना। इसके मतलब होता है आगम, जो जानने में, आने में कारण बने, तो इसलिए वो बोलते हैं आगम। वैसे बहुत एक एक शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, संस्कृत की यही विशेषता है। एक शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग करोगे तो बहुत अर्थ निकलते हैं। तो इसी तरह से अय से जो गतौ यानी गच्छति जो धातु हुई, उसके दो अर्थ निकले कि जो एक साथ परिणमन करे और एक साथ जाने, परिणमन भी करे और जाने भी।
तो ऐसा इस विश्व में छहों द्रव्यों में कौन है जो गमन भी करता है और जानता भी है? तो ऐसा मात्र जीव है। तो समय का अर्थ क्या हुआ? जीव, है ना। ये अपनी उस दिन चर्चा हुई थी, क्योंकि इस मूल गाथा में क्या बताया है, स्वसमय कौन है और पर समय कौन है। लेकिन स्वसमय और पर समय की चर्चा करने से पहले एक बार ये तो जान लें कि समय क्या है। अभी हमें समय का ही पता नहीं होगा तो फिर हम इसके आगे की चर्चा कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो इस तरह ये समय का एक अर्थ बताया था। अब जो अपनी उस दिन बात चली थी, देखो यहाँ पे मैं आपको पहले 7 जो इसमें विशेषण आए ना उसे सरल अर्थों सरल शब्दों में बताता हूँ, ताकि वो आपको एक बार याद हो जाएं। फिर उसका ही यहाँ पर थोड़ा सा शास्त्रीय भाषा में और उसका व्याख्यान किया है। गाथा क्रमांक 2 की ये वचनिका है। हाँ देखो, 7 विशेषण अपन पहले एक बार यहां से याद कर लेते हैं। पहला विशेषण तो हमने उस दिन देखा था, समय जो है, समय के विशेषण। विशेषण मतलब तो पता है क्या होता है? जिसकी विशेषताएं बताई जाएं उसे क्या कहते हैं? वही विशेषण कहलाते हैं। तो समय मतलब जीव के कौन कौन से विशेषण हैं यहाँ पे? तो पहला है कि वो सत्ता सहित है, और सत्ता उत्पाद व्यय और ध्रुव युक्त होती है। तो इसलिए पूरा क्या बनेगा? वो समय उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त सत्ता सहित है, पहला विशेषण। ठीक है। दूसरा, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी है। ठीक है, दूसरा विशेषण क्या है? ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभावी है। अब इस पहले वाले विशेषण में सामान्य गुण की बात आई और दूसरे वाले विशेषण में विशेष गुण की बात आई। सामान्य गुण किसको कहते हैं? जो 6 द्रव्यों में पाया जाए, और विशेष गुण जो सब द्रव्यों में ना रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहे। ये तो बाल बोध में ही अपन लोगों ने किसी न किसी रूप में कभी सुना होगा। जब अपन ने इसका मंगलाचरण पढ़ा था तो वहां पे भी एक शब्द आया था, नमा समय साराय चित्त स्वभावाय भावाय। तो भावाय यानी वो सत्ता सहित है, और चित्त स्वभावाय यानी चैतन्य सत्ता सहित है। ठीक है ना। ये चित्त स्वभावाय भावाय हमने वहां पे भी ये चर्चा की थी। तो भावाय में उसके सामान्य गुण ले लिए, सत्ता को बता दिया, और चित्त स्वभावाय में उसके विशेष गुण को बता दिया। मतलब वो चैतन्य सत्ता सहित है। वो यहां पे बता रहे कि जो जीव नामक पदार्थ है ये कैसा है? सत्ता सहित है, और दूसरा कौन कैसा है? चैतन्य सत्ता। और चैतन्य के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? ज्ञान और दर्शन। तो दूसरा विशेषण है ज्ञान दर्शन स्वरूपी चैतन्य स्वभावी है। ऐसा क्यों बताना पड़ा? पहले सत्ता को बताया और फिर चैतन्य सत्ता को बताया, ऐसा क्यों कहा? हाँ, पहले एग्जिस्टेंस तो बताना पड़ेगा ना किसी भी व्यक्ति का कि वो है। यदि जो वस्तु है ही नहीं, यही तुम सिद्ध नहीं कर पाओगे तो उसका विशेषण कैसे दे सकते हो? जैसे मान के चलिए, जो पुत्र अभी हुआ ही नहीं है, क्या उसके लिए कपड़े सिलवाए जा सकते हैं? उसकी हाइट हो सकती है, उसकी हेल्थ हो सकती है। अरे जो बच्चा अभी इस दुनिया में ही नहीं आया, उसकी क्या हाइट होगी, क्या हेल्थ होगी, क्या रंग होगा, क्या रूप होगा? तो ये हाइट, हेल्थ, रंग, रूप बताना ये तो हो गए उसकी विशेष गुण। लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को बताना, उसकी सत्ता को बता देना, ये क्या होता है? उसका सामान्य गुण। तो पहले सत्ता तो साबित करो कोई भी चीज की, उसके बाद उसकी विशेषताएं बताना। तो ऐसे ही यहां पर आचार्य कह रहे हैं, सबसे पहला गुण क्या बताया? कि वो सत्ता सहित है। ये चीज हमको इतनी आसान लगती है, ये गुण, कि इसकी क्या जरूरत है? ठीक है सत्ता सहित, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस जगत में मात्र एक आत्मा की सत्ता नहीं दिखती है, बाकी सबकी सत्ता दिखती है। सत्ता को स्वीकार करना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और कितने कमाल की बात है, हम सब लोगों को 2 तरह के भय होते हैं जीवन में। एक भय तो होता है हमको मूलभूत भय, और एक होता है अनुभूत भय। अनुभूत भय तो जैसे ये होता है कि आपका सर दुख रहा है, तो ये तो एक अनुभूत भय है। लेकिन आपके सर दुखते समय आपको एक चिंता ये भी सताए रहती है, कहीं ये सर दर्द कहीं ऐसा ना हो ब्रेन हेमरेज में बदल जाए,
कहीं ऐसा ना हो कि ये सर दर्द से कहीं क्लॉटिंग व्लॉटिंग हो जाए, या फिर कोई क्या कहते हैं ट्यूमर व्यूमर ना निकल आए। एक डर ये रहता ना यदि लगातार बना रहे, तो वो सर दर्द होना तो अनुभूत भय, लेकिन कहीं ये सर दर्द कोई बड़ा बीमारी हो, ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे मेरी सत्ता का ही नाश हो जाए। हमें हमेशा लगता है कि नहीं, हम गाड़ी चलाते हैं उसमें 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार आती है ना, 6 तो नहीं आती, लेकिन उसमें 2 एयर बैग हो, 4 एयर बैग हो, ये सब क्यों जरूरी रहते हैं? कि हमारा कहीं ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए कि हमारी सत्ता ही का नाश हो जाए। और ये हर जगह है, देखो जितने सेफ्टी के जो भी हम सेफ्टी के लिए प्रिकॉशन लेते हैं, चाहे क्या कहते हैं कहीं पर यदि जाओ तो वहां पर इमरजेंसी विंडो, इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, है ना, फिर वहां पर आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए कुछ चीजें हैं, तो ये सब क्यों लिए जाते हैं? सत्ता। अच्छा, साफ और शुद्ध पानी क्यों पीते हो? दुनिया में जैसे आरओ वारो और ये सब चल रहे हैं, 50 तरह की चीजें, ये जितने विज्ञापन चलते हैं, ये आपको 2 चीजों से ही मूर्ख बना सकते हैं, बस 2 चीजों से। एक तो ये कि वो आपके दिमाग में ये भर दें कि अभी वर्तमान में आप जो जीवन शैली जी रहे हो या जिस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो उससे आपकी सत्ता जा सकती है, मतलब आप बीमार हो जाओगे, आप, है ना, और चीजें खराब हो जाएंगी इस तरह से। और दूसरा दिखावा, कि मैं दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ कैसे दिखूं। ये 2 चीजों को आधार बनाकर आपको कोई भी चीज टिपाई जा सकती है, कि आपके कपड़े ज्यादा अच्छे कैसे दिखेंगे दूसरों से, आपकी गाड़ी ज्यादा अच्छी कैसे दिखेगी, आपके क्या कहते हैं आपके चेहरे में खूबसूरती कैसे बढ़ेगी, आपके बालों में सुगंध कैसे आएगी, है ना, यही सब चीजें तो दिखाते हैं। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं वो, कि हम दूसरों से ज्यादा बेहतर कैसे दिखें। और एक चीज क्या रहती है कि आपको सत्ता का भय दिखाया जाएगा। तो ये सत्ता मतलब हमने अभी किससे मानी है? अभी हमें ये लगता है ना कि मेरी सत्ता का नाश हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि हमारे ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे हम अपनी इस सत्ता को बचा के रख सकते हैं? कोई तो विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली होगी या आगे कर लेगा, ऐसी संभावना दिख रही है कि जिससे हम इस सत्ता को बचा सकें। आचार्य ये कहते हैं कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी सत्ता का नाश होगा ही नहीं। कि जानो तो सही मैं चीज क्या हूं? मैं एक सदैव सत्ता स्वभावी तत्व हूं, सदा, जिसकी सत्ता का नाश नहीं होता। और वो सत्ता किसकी अनुभूति करती है? उसे कहते हैं उत्पाद व्यय और ध्रुव की। उत्पाद व्यय और ध्रुवपना ऐसा कमाल की चीज है, क्या कहें। जैसे कि ये पंखियां होती हैं ना, जैसे एक सामने एक चक्र चल रहा हो बहुत तेज, है ना, बहुत तेजी से एक चक्र चल रहा हो, तो उस चक्र के ऊपर से आप कोई चीज डालो, जैसे ये पंखा चल रहा है, हमने यदि यहां से धूल वगैरह कुछ फेंकी, पानी भी फेंकेंगे ना तो वो हमें वापस रिटर्न फेंक देगा। क्यों किया? अभी तो ये बहुत धीरे चल रहा है, इसमें थोड़ा सा गैप हमको दिख रहा है, लेकिन यदि ये और बहुत स्पीड में चले, इसमें तो एक समयवर्ती गैप है कि नहीं। 3 पंखियां हैं और 3 पंखियां जब तेजी से घूम रही हैं तो इसमें कुछ गैप बनता है कि नहीं? बहुत अच्छे ज्यादा गैप है, हमें तो वो गैप 3 पंखियों का अलग अलग दिख भी जाएगा। 3 पंखी अलग दिखेंगी और मतलब एक थोड़ा सा हार्डनेस दिखेगी उन पंखियों में, और खालीपन दिखेगा ना, उसके बीच में हार्डनेस और खालीपन के बीच में गैप दिखेगा। लेकिन फिर भी यहां पर यदि मैं थोड़ा धूल फेंक दूंगा तो क्या होगा? वो धूल वापस रिटर्न मार जाएगी। पानी फेंकूंगा तो पानी भी रिटर्न मार देगा, थोड़ा सा पानी ऊपर भी जाएगा हालांकि, क्योंकि इसमें गैप है। लेकिन यदि ये इतनी तेजी से सर्कुलेट हो, इसकी गति इतनी तेज बढ़ा दी जाए कि उस गति की मतलब उस स्पीड में आप कोई भी चीज अंदर एंटर नहीं कर सकते, मतलब इसके पीछे आप कुछ नहीं भेज सकते। ये समझ रहे हैं ये क्या चीज है? ये पर्यायों की भी ऐसी तेज गति चल रही है कि कोई भी चीज द्रव्य को नहीं छूती है। ये उत्पाद व्ययपना है ना, जो उत्पाद व्ययपना, ये इतना तेजी से सर्कुलेशन चल रहा है, एक समय का भी गैप है एक पर्याय और 2 पर्यायों के बीच में। तो बोलो, जब उन पर्यायों के बीच में कोई गैप ही नहीं है तो ऐसी कौन सी चीज है जो द्रव्य सत्ता को छू सके? कोई चीज नहीं है हमारी उस सत्ता को छू सके। तभी तो जाके बाबूजी ये कहते थे कि भाई हमारे में तो ब्रेन ही नहीं है, तो ब्रेन हेमरेज कहां से होगा? है, जब हमारे हार्ट ही नहीं है तो हार्ट अटैक कहां से आएगा? और हम लोगों को तो यही डर लगा हुआ है कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, है? अभी गर्मियां ज्यादा पड़ रही हैं तो कहीं टाइफाइड ना हो जाए। अरे कौन को टाइफाइड होगा?
कौन का ब्लड प्रेशर, ब्लड ही नहीं है तो ब्लड प्रेशर किसके होगा? अरे ये असमान जाति पर्याय तो है नहीं, लेकिन ये जो सर्कुलेशन है ना उत्पाद व द्रव्य रूप सत्ता का, ये तो कहते हैं उत्पाद व आपके त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में राग को तक नहीं घुसने देंगी। आप बाहर की बात क्या कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो राग भी उत्पाद व्यय की पंखियों में आके बाहर ही बाहर रह जाएगा। जैसे ये पंखियां चल रही है ना, ये 3 पंखियों से पंखा बना है, ऐसे ये उत्पाद व्यय द्रव्य का जो सर्कुलेशन निरंतर बना हुआ है उसमें राग तक अंदर द्रव्य को नहीं छूता। इस बेस पे ये कहा जाता है कि द्रव्य को राग भी स्पर्श नहीं करता है, और इससे हमारी सत्ता बनती है। क्यों? आगे जाके समय सार में ऐसी ऐसी गाथाएं आने वाली हैं, यदि मैं परिग्रह को स्पर्श कर लूं तो मैं खुद परिग्रह बन जाऊं, यदि परद्रव्य मेरा हो जाए तो मैं स्वयं परद्रव्य रूप हो जाऊं, ऐसी ऐसी गाथाएं आएंगी। और यदि राग मेरा स्वभाव हो जाए तो मैं खुद राग बन जाऊं। और राग बनने का मतलब समझते हो क्या हुआ? यदि मैं खुद राग बन गया तो मेरे में से ज्ञान चला गया, क्योंकि राग में ज्ञान नहीं है। इन दो की अलग अलग धाराओं को समझो। ये क्या कहते हैं, आजकल ऐसे चिड़ियाघर बनने लगे हैं कि बिल्कुल आपके सामने कांच लगा रहेगा, और उस कांच के इस तरफ तो शेर रहेगा और इस तरफ आप रहोगे। समझ में आया? आज अपने यहां बना है, क्या नाम है, केवड़िया में, जहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो है ना, और ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से। तो आप वो शेर आपके ऊपर झपटने की कोशिश करेगा और आप खिलखिलाओगे। बोलो ऐसी खिलखिलाहट, क्या वहीं पर एक बकरा को खड़े कर दें, बकरे को खड़ा कर दें शेर के सामने, और शेर जब झपट्टा मारे तो क्या होगा? हो सकता है बकरे को हार्ट अटैक आ जाए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? आप तो खिलखिला रहे हो जब शेर ने झपट्टा मारा, और बकरे को हार्ट अटैक आ गया, ऐसा क्यों हुआ? उसे वो वज्र की दीवार नहीं दिख रही, मतलब उसे वो टफन गिलास की दीवार नहीं दिख रही, टफन गिलास की दीवार नहीं दिख रही उसको। इस कारण तो वो क्या मान के चल रहा है, वो शेर ने जब झपट्टा मारा तो बकरे को तो क्या लगा कि हम गए, हमारा खेल खत्म। और आपको ये मालूम है कि हमारे बीच में एक टफन गिलास की दीवार है। आपको दोनों का क्षेत्र पता है, परिक्षेत्र पता है कि ये शेर कभी मेरे क्षेत्र में नहीं आ सकता। इतना भरोसा आपको कितनी निशंकता देता है बताओ? आनंद का कारण बन जाता है। फिर आपको क्या लगता है, बस तू जितने झपट्टे मारना है मारता रहे, मैं तो तुझे देख देख के तेरा ज्ञाता हूं और मैं तो आनंद लूटता रहूंगा। तू झपट्टे मारेगा, मेरे को आनंद आएगा, मुझे मजा आएगा। क्यों आ रहा है मजा? क्योंकि वो उस दीवार को जान रहा है, दोनों की सीमा रेखाओं को जान रहा है। तुम्हारा परिक्षेत्र अलग है, मेरा परिक्षेत्र अलग है। ऐसे ही जब हम हमारे स्वभाव को जान लेते हैं, हम हमारी सत्ता को पहचान लेते हैं, तो हमें हमारी सत्ता का ज्ञान तो हुआ, हमें राग की सत्ता का भी ज्ञान हुआ। ज्ञान का स्फेयर अलग है, राग का स्फेयर अलग है, दोनों अलग अलग परिक्षेत्रों में रह रहे हैं। तो हमें मालूम है कि मेरी सत्ता में कभी राग नहीं घुसेगा। क्यों नहीं घुसेगा? क्योंकि मेरी अपनी सत्ता मेरे स्वयं के उत्पाद व द्रव्य से सुरक्षित है। बस आपको इस बात का ज्ञान हो जाए, आनंद आ गया जीवन में। तो सत्ता का ज्ञान होना कोई छोटी मोटी चीज है? हमारे सातों भय किस चीज पर टिके हुए हैं बताओ? सातों भय, हमें आकस्मिक भय है ना, अगुप्ती भय, असुरक्षा भय, मरण भय, और कौन कौन से, ईलोक भय है ना, हाँ परलोक भय, ये सब भय किस चीज के लिए हैं? मेरी सत्ता ना चली जाए। समझ में आया? ये सत्ता की लड़ाई तो ऊपर राजनीति में भी लगी रहती है। क्यों लगा रहता है? हमारी सत्ता ना चली जाए, क्योंकि उन नेताओं ने अपनी सत्ता उस कुर्सी से मान ली है। मंत्रियों को लगने लगी है ये मंत्रीपना मेरी सत्ता है। जो व्यक्ति जहां जिस पद पर बैठा हुआ है ना, उन्हें ये लगता है कि यही मेरी सत्ता है। अब ऐसी सत्ता तो हमें अपनी भी लगती है। अब हम उन लोगों को मंत्री, सांसद और विधायक, ये वाली सत्ताओं में सत्तापने का बोध होता है। हमको भी तो लग रहा है अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी सत्ता। मुझे ये लगने लगे कि मैं वक्ता हूं तो मुझे अपने वक्ता पने से मेरी सत्ता लगने लगी। मुझे ये लगने लगे कि मैं पंडित हूं तो मुझे पंडित पने से सत्ता लगने लगी। अब मुझे बोलो घबराहट किस बात की होगी? मैं पंडित हूं कि मैं ज्ञाता हूं? मैं वक्ता हूं कि मैं ज्ञाता हूं? यदि मैं अपने ज्ञायक पने को स्वीकार करूंगा तो मुझे अपने ज्ञायक पने की सत्ता का ये एहसास पैदा होगा कि नहीं, कि भाई मेरा ज्ञातापना, मेरा चैतन्य स्वभाव,
मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव मेरे अपने उत्पाद व्यय और ध्रुव से सुरक्षित है। और ये उत्पाद व्यय ध्रुव की जो अनुभूति है, जिसकी सत्ता निरंतर सत्ता स्पर्श कर रही है। यहां पर ये शब्द आया इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी ये सत्ता इस पर उत्पाद व्यय ध्रुव की अनुभूति करती है। समझ रहे हैं? मतलब गुथी हुई है उत्पाद व्यय और ध्रुव में, मेरी सत्ता ऐसी गुथी हुई है कि ये उत्पाद व्यय और ध्रुव का तीव्र चक्र मेरी सत्ता को हमेशा सुरक्षित रखता है। जैसे हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना दिया जाए ना, सुरक्षा घेरा, तो हम लोग क्या समझते हैं, आपको ये गारंटी मिल जाए कि आपकी ये जो गाड़ी आपने खरीदी है ना, आप इसे कितनी भी स्पीड में चलाना, आंख बंद करके चलाना, लेकिन इसका कभी एक्सीडेंट ही नहीं होगा, तो वो लोग क्या लगेगा, कैसा लगेगा? आंख बंद करके चलाओ, तेज चलाओ, है ना, ऐसे ऐसे स्टीयरिंग करके चलाओ, खूब घुमा घुमा के इधर उधर, आपको कुछ होगा ही नहीं, तो बोलो कितना मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा कि नहीं? आपके घर के बारे में ऐसा मिल जाए, हमें कितना मतलब झूठे दिलासों में कितनी खुशी हो जाती है। आपका घर वाटर प्रूफ है, आपका घर अर्थक्वेक प्रूफ है, तो हमें कितना मजा आ जाता है। किस चीज का मजा आ रहा है बताओ? हमें एक झूठ का आनंद आ रहा है कि मेरी सत्ता सुरक्षित हो गई, जबकि वो तो झूठ है। हाँ, यहां पर आचार्य आपको गारंटी दे रहे हैं कि तुम वाकई में दुनिया की सारी आपदाओं से प्रूफ हो, क्योंकि तुम्हारी सत्ता के चारों तरफ उत्पाद व ध्रुव का चक्र बना हुआ है। और ये उत्पाद व ध्रुव की अनुभूति जो सत्ता कर रही है ना, इससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। हम कभी बीमार नहीं होंगे, हम कभी मरेंगे नहीं, हम कभी क्या कहते हैं किसी तरह के कोई एक्सीडेंट के शिकार नहीं होंगे। और ये हम कह रहे हैं इन बाहरी वस्तुओं से ही हमें दिक्कत नहीं है, हमारे भीतर पैदा होने वाले विभाव भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका नाम है सत्ता की अनुभूति। ये और ऐसा चप्पे चप्पे में हर एक द्रव्य के अपने अपने उत्पाद व ध्रुव हैं। हमें तो अपने उत्पाद व ध्रुव से अपनी सत्ता का ये एहसास होना चाहिए कि मेरी सत्ता सदा सुरक्षित है। समझ रहे, ये छोटी चीज है। तो इस बात का एहसास कराया, क्योंकि जब तक हमें सत्ता का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी अनादि अनंतता कैसे कही जा सकती है? वो अनादि अनंतता किसके बेस पर कही जाएगी? ये छोटे से दो शब्द हैं, अनादि अनंत, लेकिन आज तक इस बात का एहसास नहीं है अपन को। जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ और जीवास्तिकाय, इन पांच चारों में क्या अंतर है? सबके नाम तो वही हैं, जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीवास्तिकाय और जीव पदार्थ। अब बोलो इन चारों में क्या अंतर है? चारों जीवों में क्या फर्क है? हैं? हाँ, देखो ऐसा है कि कोई भी वस्तु को चार एंगल से समझा जाता है ना। ये है अंडरस्टैंडिंग के 4 डायमेंशन, जैन दर्शन के। कोई भी वस्तु को समझने के 4 डायमेंशन होते हैं। आजकल भी चलने लगा 3D 4D। तो 3D 4D में दुनिया में कोई चीज को कैसे समझा जाता है? ऊंचाई से, चौड़ाई से, लंबाई से और गहराई से, है ना। क्योंकि दुनिया में किसी भी वस्तु को आकार वाली, मतलब क्षेत्रात्मक, पौद्गलिक, मूर्त वस्तु माना जाता है। विज्ञान या मैथमेटिक्स या जो भी है, ये सिर्फ मूर्त वस्तुओं का अध्ययन करती है। मूर्त मतलब टेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल होते हैं ना। इंटेंजिबल यानी अमूर्त और टेंजिबल यानी मूर्त। इसके अलावा तो उन्हें कुछ दिखते नहीं है, अमूर्त। लेकिन जैन दर्शन को तो धर्म का भी अध्ययन करना है, अधर्म का भी करना है, आकाश का भी करना है, काल का भी करना है, सबका करना है। तो हर चीज को समझने के जैन दर्शन के 4 डायमेंशन होते हैं। फिलॉसफी की दुनिया में ये 4 डायमेंशन, वो 4 डायमेंशन क्या होते हैं? कोई भी वस्तु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से समझी जाती है। उस द्रव्य मतलब उसकी सत्ता, उसकी मूल वस्तु का एग्जिस्टेंस, उसका अर्थपना बताना, वो द्रव्य कहलाता है। क्षेत्र मतलब उसका फैलाव, चौड़ाव कितना है, ये क्षेत्र। काल मतलब वो कब से है, और भाव मतलब प्रयोजन क्या है ना। इसलिए तत्वों के साथ एक शब्द जुड़ता है, उसका नाम है प्रयोजन भूत तत्व।
ये शब्द जुड़ता है ना, तो भाव में हम उनका प्रयोजन पकड़ते हैं। क्या प्रयोजन है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 डायमेंशन से चीजों का अध्ययन होता है। तो जब हमें जीव के द्रव्य पक्ष का अध्ययन करना है, उसके एग्जिस्टेंस को समझना है, तो ये देखने के लिए हमें जीव पदार्थ का अध्ययन करना पड़ता है। देखो, 2 जगह द्रव्य द्रव्य नाम आ रहा है, लेकिन दोनों द्रव्यों को मिलाना नहीं। वो 6 द्रव्यों वाला द्रव्य वो अलग है, और द्रव्य पक्ष एक अलग है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वाला द्रव्य ये अलग है। तो जब द्रव्य पक्ष से किसी वस्तु का अध्ययन करना हो, तो वहां पर उसके पदार्थ पने का अध्ययन किया जाता है। जब उसके क्षेत्र का अध्ययन करना हो, तो क्या देखोगे? अस्थिकाय। अस्थिकाय, बहुप्रदेशी द्रव्य, एक प्रदेशी द्रव्य, ये सब कौन बताता है? अस्थिकाय से। तो जीवास्थिकाय मतलब उसके क्षेत्र पक्ष का अध्ययन करना, उसके काल पक्ष का अध्ययन करना, कब से है कब तक रहेगा, ये अनादि अनंतता वगैरह ये कौन बताता है? सत्ता को कौन बताता है? काल पक्ष का। काल पक्ष का अध्ययन होता है जीव द्रव्य। नहीं, अभी मैं मात्र ये बताना चाह रहा हूं कि जीव द्रव्य, जीव क्षेत्र, जीव काल, जीव भाव मतलब क्या है ना। अब वो अस्थिकाय में क्या लेंगे, वो बात की बात है। अस्थिकाय में तो यही अध्ययन होता है ना, प्रदेशों का अध्ययन होता है। बस वो कितना फैलाव है, कितना चौड़ाव है, असंख्यात प्रदेशीपना, अनंत प्रदेशीपना, ये सब देखा जाता है, वो अस्थिकाय में देखा जाता है। प्रदेश मतलब विस्तार। विस्तार बोलते हैं, कोई वस्तु कितनी विस्तृत है, तो हमारा विस्तार कितना है, असंख्यात प्रदेशी, ये कहा जाएगा। तो जो काल पक्ष का अध्ययन होगा वो कैसे होगा? कैसे होगा? द्रव्य पक्ष से। और भाव पक्ष का अध्ययन कैसे होगा? जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है, ये कैसे पता चलेगा? तत्व पक्ष से, जीव तत्व से। तो ये 4 डायमेंशन है एक जीव को समझने के। हमें तो लगता है कि सब एक से ही होगा। आचार्यों ने हर पक्ष से चीजों को समझाने की कोशिश की है कि आखिर ये वस्तु है कैसी। ऐसे ही अनादि अनंत, जब आप उसकी अनादि अनंत सत्ता को समझोगे ना, क्योंकि आप देखो, हम अस्तित्व गुण के विषय में कब पढ़ते हैं? जब हम द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। हमने सत्ता के बारे में कब पढ़ा? हम जब जीव तत्व का अध्ययन करेंगे ना, तब हम वो अनादि अनंत सत्ता को नहीं पढ़ेंगे। तब हम क्या पढ़ेंगे? तब उसके ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव, ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव, हमेशा किस पर हमारा वजन रहेगा? ज्ञान दर्शन चेतना, ज्ञान दर्शन चेतना। तब अनादि अनंत की बात नहीं होगी। अनादि अनंत की बात कब होगी? कब होगी? जब अपन जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। अब आप ये बताओ, ये अनादि अनंत कोई छोटी चीज है? हमें इस बात का ही तो एहसास नहीं है कि मैं अनादि अनंत हूं। हम लोगों ने क्या मान लिया? आपको जीव द्रव्य का निर्णय हो जाए ना, तो हमारी जीव तत्व संबंधी भूल चली जाएगी। अब जीव तत्व संबंधी भूल बताओ क्या है? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। मैं कब उत्पन्न हुआ? जब ये शरीर आया। मैं कब नष्ट हो जाऊंगा? जब ये शरीर नाश हो जाएगा। अब आपको अनादि अनंत का निर्णय होता तो ये भूल होती? बताओ, बोलो। यदि जीव द्रव्य को सही से समझा होता तो फिर हमें ये भूल होती? अच्छा चलो, जीवास्थिकाय को अच्छे से समझा होता तो जीव तत्व की भूल होती क्या नहीं? बताओ। कितनी हाइट है आपकी? हाइट बोलो कितनी है? 5 फुट 10 इंच। वजन कितना है? कमर कितने इंच की है? सबसे ज्यादा दुनिया में लोड है इस बात का, कमर कमर कम इंच की करना है ना। वो एकदम उसके लिए आजकल कितने सारे वो कोर्सेज चलते हैं, हेल्थ है ना, वो 45 दिन का कोर्स, 60 दिन का कोर्स, और उसमें 45 और 60 दिन में आपके लिए लालच किस बात का दिया जाता है? कमर कम करने का। यही तो लोड है कि नहीं सबसे बड़ा? अब बोलो, आपको जीवास्ति का, आपको अपना असंख्यात प्रदेशी पने का निर्णय होता तो हमें इस बात की चिंता होती कि मेरी हाइट कम है, कि मेरी हाइट ज्यादा है, कि मेरी कमर कितनी इंच की है? यही सब हमारा क्या कहते हैं, टमी को कम करना है। ये टमी से मेरा आकार है क्या? कि मेरे हाथ पैरों से मेरा आकार है? किससे मेरा आकार है बताओ? एक जीवास्तिकाय के निर्णय में हमने हमारे इस असमान जाति,
असमान जाति पर्याय के एकत्व को का तिरस्कार कर दिया उस समय, क्योंकि अभी मैंने अपनी सत्ता कैसे मानी थी, इससे ही तो मानी है मैंने। तो बोलो जीवास्तिकाय के निर्णय से होगा कि नहीं, आप जीव तत्व की भूल दूर होगी कि नहीं। एक और कौन सी चीज बच गई, जीव पदार्थ। जीव पदार्थ, ये पदार्थ वाली बात कब आएगी, अरे ये जो समय सार में भी हमने शुरू में पढ़ा था कि नहीं, ये शब्दों से कहा जाने वाला एक अर्थ है, एक वस्तु है। ये कहा जा रहा है तो ऐसा ही नहीं है कि हवा में कोई लट्ठे चलाया जा रहा हो, क्या धूल में लट्ठे बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये है, ये मेरी मौजूदगी, मेरी सत्ता है। बोलो इस बात के एहसास का नाम आत्मानुभूति नहीं हो जाएगा। आप एक चीज के, एक डायमेंशन के सही अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ोगे, आपको चारों डायमेंशन का अध्ययन होगा। और हमें एक भी डायमेंशन में यदि भूल होगी, समझ लो हमें चारों डायमेंशन सही से नहीं आ रहे। ना हमें द्रव्य का ज्ञान है, ना क्षेत्र का, ना काल का, ना भाव का। भाव को फिर इतना मुख्य क्यों किया जाता है, तत्व को इतना मुख्य क्यों किया जाता है। हालांकि तत्वार्थ जब बोलते हैं ना, तत्वार्थ, तत्व अधूरा नाम है। पूरा नाम क्या है उसका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में टोडरमल जी ने ये लिखा है, ना तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन नहीं है, ना अर्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, बल्कि तत्वार्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। वो तो हमने जैसे शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं ना, जैसे किसी का नाम हो, जैसे कोई भी, जैसे कालू राम नाम है तो अपन क्या बोलने लगते हैं उसको, कालू कालू बोलने लगते हैं। ऐसे वो तत्वार्थ पूरा नाम है, लेकिन हमने उसको शॉर्ट करके क्या कर दिया है, तत्व। अब ये सोचो क्यों आया ये, तत्वार्थ में क्या आ जाता है। तत्व में आपने अंतिम पक्ष को ले लिया और अर्थ में पहले पक्ष को ले लिया। तत्व और अर्थ मतलब पदार्थ, और तत्वार्थ के बीच में उसके दो पक्ष और बीच में बैठे हुए हैं। कौन कौन से, क्षेत्र और काल। क्षेत्र और काल मतलब क्या क्या आ गया बीच में, क्षेत्र में आ गया अस्तिकाय और काल में आ गया द्रव्य, समझ में आया। और अर्थ में आ गया पदार्थ, पदार्थ और भाव मतलब उसका द्रव्य पक्ष और उसका भाव पक्ष, और द्रव्य पक्ष और भाव पक्ष के बीच में आ गया क्षेत्र पक्ष और काल पक्ष। तो जब आप तत्वार्थ बोलते हो मतलब किसी वस्तु के सांगोपांग ज्ञान और भले प्रकार श्रद्धान का नाम है तत्वार्थ श्रद्धान, समझ में आया, ये उसका पूरा नाम है। कितनी समझ में आ रही हो, कितनी नहीं आ रही है? द्रव्य, हाँ, जैसे जीव द्रव्य है ना। देखो वो क्या है, जब हम अब बोर्ड लगा दीजिएगा आप, है ना, बोर्ड चौक बीच बीच में उनकी जरूरत पड़ती रहेगी है ना, है? क्योंकि अभी तो नयों की चर्चा भी आएगी ना, तो अब अपन, हाँ ठीक है, वो इस तरफ आराम से लगा देना तो दोनों साइड दिख जाएगा, तो बीच में लिख दिया करेंगे। अभी आपको ये दो बोल समझ में आ रहे हैं। पहला बोल था कि मैं सत्ता सहित हूं और दूसरा है कि मैं चैतन्य सत्ता सहित हूं। बस ये दो शॉर्ट में मैंने बता दिए। समय कैसा है, पहला बोल सत्ता सहित है, दूसरा बोल चैतन्य सत्ता सहित है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार कर दो, इन दो बोल को विस्तृत करो। कैसे, सत्ता कैसी होती है, सत्ता कैसी होती, सत्ता उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत्ता कैसी होती है, उत्पाद व द्रव्य वाली। तो अब इस बोल को पूरा बोल के बताओ, मैं उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता सहित तुम बोलो, हो गया याद, ये नहीं। अब कभी भूलोगे, अपनी बात चल रही है, मैं कैसा हूं। अभी मैं आपको बोलूंगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हम क्या बोलेंगे, माई नेम इज फलाना ढिकाना, आई हैव डन ग्रेजुएशन, आई हैव डन PhD, है ना, या फिर आई हैव स्टडीड फलाना फलाना स्थान, मैंने यहां से पढ़ाई की है, मैंने ये किया, मेरी हाइट इतनी है, माई हॉबीज आर, यही सब तो बताएंगे हम दूसरों को। मैं आपसे बोलूं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जिस समय सार की बात करने जा रहे हो उस समय के बारे में बताओ तो पहले क्या है। तो ये आचार्य बता रहे हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, है ना, टेल हमारे बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू देने आओ, भगवान के सामने बैठे हो, भगवान हमें सुखी कर दो, भगवान हमें सुखी कर दो, भगवान बोलेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब बोलो भगवान से क्या बोलोगे, भगवान से बोल तो रहे मैं सुखी कर दो, भगवान के सामने जब उनने कहा कि तुम अपने बारे में बताओ, तो हम अपने बारे में क्या बताएंगे। अब हमारे बारे में क्या साहब, उस तिथि में हमारा जन्म हुआ था
और इतने इतने वर्ष के हो गए, इतनी इतनी हाइट है, इतनी एक दुकान है, एक मकान है, 2 बच्चे हैं, तो कहते हैं जाओ गेट आउट। है ना, नॉट सिलेक्टेड। यदि सिलेक्ट होना है यहाँ पर, ये जिन श्रुत, ये जिनवाणी, ये जिनेद, हमने सबसे पहले किसको आदर्श पे रखा? प्रतिच्छंद स्थान पर सिद्धों को। तो सिद्धों के सामने सिद्ध बनने के लिए निकले हो तो सबसे पहले यही बोलेंगे ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ। तो अपने बारे में ही तो बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं, मैं सत्ता सहित हूं। और वो सत्ता कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्त है। आगे बताओ क्या है? टेल मी अबाउट मोर, है ना। तो कहते हैं मैं ज्ञान दर्शन चैतन्य सत्ता वाला हूं। कैसी सत्ता है वो? पहले में सामान्य गुण आया, दूसरे में विशेष गुण आया। 2 गुण याद हुए। अभी देखो हम ये ऐसे 7 गुण यहां से पढ़ लेंगे ना आसान, फिर से पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहां पर तो थोड़ी सी कुछ क्लिष्ट शब्द आएंगे, क्लिष्ट नहीं है, हालांकि वो बहुत रोचक और बहुत अद्भुत शब्द हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं है तो हमें क्लिष्ट लगते हैं। देखो तीसरा, मैं अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य हूं। तीसरा क्या है विशेषण? अनंत धर्मात्मक एक अखंड। मैं हूं तो एक द्रव्य, लेकिन कैसा हूं? अनंत धर्म। जिस एक द्रव्य में अनंत धर्म मतलब अनेक गुण। समझ में आया? धर्म शब्द गुणों के लिए भी यूज होता है। अनंत धर्म, बहुपक्षी। पक्षी मतलब वो उड़ने वाला पक्षी नहीं, मेरे में गुणों के विविध पक्ष हैं। अब मैं अपने विषय में क्या बताऊं? मेरे में हैं तो अनंत गुण, लेकिन अनंत गुणों को धारण किया हुआ मैं द्रव्य एक हूं। अनंत गुणों के कारण अनंत नहीं हो जाता। इन 7 विशेषणों में अलग अलग धर्मों दर्शनों की मान्यता का निषेध किया गया है, एक एक विशेषण देकर। क्योंकि दुनिया में अनेक दर्शन ऐसा मानते हैं कि मैं तो एक अलग चीज हूं, लेकिन मेरे में किसी ने ज्ञान को एंटर कर दिया। तो ज्ञान को बाहर से मुझ में एंटर किया तो मैं क्या बन गया? मैं ज्ञानी बन गया, है ना। ऐसे ही बाहर से ही कोई मेरे में सुख एंटर कर देगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं सुखी हो जाऊंगा। अदरवाइज मैं स्वभाव से सुखी नहीं हूं। स्वभाव से तो मैं क्या हूं? स्वभाव से तो मान के चलो, जैसे एक धारणा ऐसी चलती है कि वो ब्रह्म यदि चाहे तो इसमें भी जान डाल दे। ब्रह्म की ये सामर्थ्य है कि जैसे यहाँ पे जैसे प्रहलाद की कथा आती है ना, तो प्रहलाद में क्या कहता है? तो वो हिरण्यकश्यप बोलता है इस खंबे में भगवान है, इस खंबे में भगवान है। तो खंबे को मारता है तो उसमें तो भगवान प्रकट हो जाता है ना। तो उनकी ये मान्यता वास्तव में यही बताना चाहती है कि वो भगवान यदि चाहे तो जैसे ये माइक है तो इस माइक को आदमी बना सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये कितनी खतरनाक मान्यता है, आप ये समझो, है ना। ये माइक यदि बैठे बैठे इसमें से कोई खड़ा हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा? देखो जैन दर्शन क्या बोलेगा? अजीब अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ हमेशा अजीब ही रहेगा। ये कभी खड़ा होने वाला नहीं, बेफिक्र रहो, तनाव मत लेना बिल्कुल। और हम भी कभी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आप देखना कई ऐसी किंवदंतियां वाली कहानियां चलती हैं कि कोई लड़ते लड़ते एकदम पुद्गल बन गया। जैसे अहिल्या को पत्थर बना दिया और पत्थर से फिर चेतन बना दिया। हुआ था कि नहीं? पहले वो पत्थर बन गई। क्या बोलो ऐसा हो सकता है? गायक कभी पत्थर बन सकता है और पत्थर कभी गायक बन सकता है? नहीं बन सकता है। हाँ, एक विशेषण विभिन्न मान्यताओं का निषेध करने वाली है। ऐसे ही एक मान्यता ये चलती है कि हम सुखी वुखी नहीं है, हम ईश्वर की भक्ति जब करेंगे तो वो सुख हमको डाल देंगे बाहर से, तब वो सुखी करेंगे। इसलिए आप क्या करो? नाम जप करो, बस जो भी आपको नाम दे दिया, राधे 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 राधे, बस कुछ नहीं, यही बोलते जाओ, राम 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 राम, तो बस बोलते जाओ। तो बस किसी दिन राम तुम्हारी बात सुन लेंगे और तुम्हारे अंदर सुख को डाल देंगे। तो ऐसा होगा क्या? अरे नहीं, अनंत धर्मात्मक, मेरे में पहले से ही अनंत धर्म है, लेकिन वो अनंत धर्म होने के कारण मैं अनंत नहीं हो जाता। मैं रहता तो क्या हूं? एक द्रव्य हूं। ये तीसरा विशेषण है। अभी जब हम इस टीका को पढ़ेंगे ना तो टीका में ये सब की बात आएगी। इस विशेषण से इस मान्यता का खंडन किया, इस विशेषण से इस मान्यता का खंडन किया, ये सब आएगा। ये जयचंद जी छावड़ा ने लिखा है इस तरह से। मूल आप जब संस्कृत पढ़ोगे तो शायद ये सब चीजें ना मिले, लेकिन फिर जयचंद जी छावड़ा ने जब वचनिका लिखी तो ये भी बताया कि इस विशेषण से किस मान्यता का निषेध किया गया है। चलो पहला विशेषण बताइए।
कैसा हूं मैं? उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता सहित हूं। दूसरा विशेषण बताओ। मैं ज्ञान दर्शन चेतना स्वभावी हूं, है ना, या चैतन्य सत्ता वाला हूं। और तीसरा बताओ, अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य हूं। अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य। बस ये है आपका। अब कभी भगवान के सामने इंटरव्यू देने जाओ ना, तो अपना ये बताना इंट्रोडक्शन। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसके बाद अनुभूति पर लेके आएंगे। जीव नामक पदार्थ का ये इंट्रोडक्शन है। देखो चौथा पॉइंट, मैं गुणों और पर्यायों से युक्त हूं। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है गुण पर्याय वद द्रव्यम। याद है? देखो एक इसका सिलसिलेवार डेवलपमेंट देखो इन सातों पॉइंट्स का। पहले सत्ता को बताया, फिर सत्ता में से अपनी विशेष गुण बताया, फिर बताया कि मैं द्रव्य हूं, और फिर बता रहे हैं कि वो द्रव्य कैसा होता है, गुणों और पर्यायों सहित होता है। ये होता है ना। पहले तो क्या बता दिया तीसरे वाले पॉइंट में, मैं द्रव्य हूं, और फिर चौथे पॉइंट में क्या बताया, मैं गुण और पर्यायों से युक्त हूं। बोलो क्या समस्या है इसमें? कोई याद रखने में दिक्कत हो रही है? सबसे पहले सत्ता बताई, फिर वो सत्ता में ये दो तरह की सत्ताएं होती हैं। उस दिन परसों बात चली थी, दो सत्ताएं कौन कौन सी होती हैं? पहले महासत्ता का नाम लो। हाँ, महासत्ता और अवान्तर सत्ता। इसी का एक दूसरा नाम है सादृश्य अस्तित्व और स्वरूप अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व, सादृश्य यानी वही अस्तित्व आप में, वही आप में, वही आप में, वही इसमें, वही पूरे जगत में, कुर्सी टेबल पंखा सब में जो एक अस्तित्व हो, वो क्या कहलाता है? सादृश्य अस्तित्व। और इस माइक का अस्तित्व माइक में, पंखे का अस्तित्व पंखे में, ये क्या कहलाएगा? मेरा अस्तित्व मुझ में, ये कहलाएगा स्वरूप अस्तित्व। सादृश्य अस्तित्व, स्वरूप अस्तित्व। ठीक है, नाम याद हुए? सादृश्य अस्तित्व को सरल भाषा में क्या बोलते हैं? महासत्ता। जैसे कि सब सत्ताशील हैं, अब इसमें पूरा लोक आ गया, पूरे छह द्रव्य आ गए, क्योंकि सबकी एक ही सत्ता होती है। लेकिन वो सत्ता कैसी है? सब द्रव्यों की अपनी अपनी सत्ता है। इसमें क्या आता है बात? स्वरूप अस्तित्व की। तो पहले वाले विशेषण में क्या बता दिया? सादृश्य अस्तित्व। दूसरे विशेषण में क्या बता दिया? स्वरूप अस्तित्व। तीसरे विशेषण में क्या बता दिया? कि मैं द्रव्य हूं, और वो द्रव्य कैसा? अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य हूं। और वो द्रव्य कैसा होता है? गुण और पर्यायों वाला होता है। तो मैं गुण और पर्यायों से युक्त हूं। अब जरा गुण और पर्यायों के बारे में छोटी सी बात सुनो, फिर अपनी अभी की बात पूरी करेंगे। 3 विशेषण और बचेंगे, है ना, वो कल पूरे हो जाएंगे। गुण, गुण कैसे होते हैं? गुण अक्रमवर्ती होते हैं। गुणों के लिए एक और नाम है सहवर्ती। जैसे ये द्रव्य है ना, तो द्रव्य में गुण कैसे रहते हैं? सहवर्ती, मतलब जितने में द्रव्य है उतने में गुण पसरा हुआ है। पूरे गुण कैसा रहता है? सहवर्ती। और पर्याय होती हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये एक के बाद एक पने को क्या बोलते हैं? क्रमवर्ती। गुण कैसे होते हैं? सहवर्ती। और पर्याय कैसी होती हैं? क्रमवर्ती। अब इसी को बोल देते हैं, सहवर्ती को बोल देते हैं अक्रमवर्ती, और पर्यायों को तो क्रमवर्ती तो बोलते ही हैं। एक और शब्द आपको बहुत सुनने मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसा गुणों के लिए पर्याय शब्द सुनने के लिए मिलेगा। गुणों को पर्याय भी कह देते हैं। मालूम क्या नाम देते हैं? सहवर्ती पर्याय। जब ये कहा जाए ना सहवर्ती पर्याय, तब क्या समझना है? गुण। और कई बार आपको सुनने को मिलेगा क्रमवर्ती गुण, तो मतलब क्या है? तब वहां मतलब होगा पर्याय। ठीक है, मतलब साथ में रहना किसका नेचर है? गुणों का। और एक के बाद एक वन बाय वन होना किसका नेचर है? पर्यायों का। तो ये पूरा चौथा विशेषण पूरा ऐसा बोलना है हमको, बोलना नहीं है, जानना है, मानना है, समझना है कि मैं कैसा हूं, समय कैसा है। अभी मैं नहीं, समय कैसा है। अब आपको ये लगेगा कि मैं अलग हूं और समय अलग है ना। अभी समय में से समय सार निकालेंगे ना, जब
तब आपको पता चलेगा कि हाँ वाकई में समय सार तो समय से कथनचित अलग है ना। लेकिन समय सार समय में से ही निकलेगा, कहीं और से नहीं निकलेगा। इसलिए आपको सिर्फ समय समझा रहे हैं। अभी समय सार शुरू करने से पहले समय के बारे में तो समझ लो कि समय कैसा होता है। तो वो समय का ही एक विशेषण आपको ऐसा बोलना है कि मैं अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों से युक्त हूं। क्या बोलना है? अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों से युक्त हूं। चलो अब जल्दी जल्दी चारों विशेषण बताओ कौन कौन से हैं। पहला नंबर का विशेषण, हाँ एक एक करके बोलते, एक एक करके, है ना, जैसे कि आप वन बाय वन बोलते हैं। हाँ आप बोलिए पहला विशेषण। हाँ, मैं उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता हूं। अनुभव भैया दूसरा विशेषण बताओ। हाँ सही है। हाँ, चैतन्य सत्ता सहित हूं। जब चैतन्य को अपन थोड़ा सा तोड़ देते हैं तो वो बन जाता है ज्ञान दर्शन चैतन्य सत्ता सहित हूं। ठीक है, पहले में महासत्ता, दूसरे में आवांतर सत्ता। बोलो दो बच्चों में से कोई सुनाएगा दोनों में से तीसरा विशेषण? अच्छा फर्स्ट सेकंड में से कोई सा सुना दो जो अभी बोला है। हाँ, अब आपने पाठशाला में पढ़ा होगा ना कि मेरा स्वरूप कैसा है, ज्ञान दर्शन चेतनामयी मेरा स्वरूप है ना। ये दूसरा विषय। तीसरा बताएगा कोई? हाँ हाँ, मैं अनंत धर्मात्मक जीव द्रव्य हूं। अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य हूं। अनंत धर्मात्मक एक द्रव्य हूं। चौथा विशेषण, हाँ मैं गुण पर्यायों से युक्त हूं। अब इसी को बढ़ाओ, गुण किसे कहते हैं? अक्रमवर्ती गुण और क्रमवर्ती पर्यायों से युक्त हूं। अभी 4 विशेषण हुए हैं। अभी 3 विशेषण के लिए अपन कल और पढ़ेंगे तो आपको 7 विशेषण याद हो जाएंगे। तो अब ये हमने समय समझ लिया। फिर जब इस समय को समझा, फिर इसके बाद आचार्य बताएंगे स्वसमय कौन है और पर समय कौन है। वो चर्चा अपन आगे यथा समय करें।